तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आपके लिए एक नया सेशन में लेकर आया हूँ जो कि बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब रहने वाला है। ठीक है, तो आज मैं एक नया चैप्टर शुरुआत करने वाला हूँ जिस चैप्टर का नाम है, जिस सब्जेक्ट का नाम है आपका सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन, जिसके बारे में मैं उस टॉपिक से, उस सिलेबस से, जो कि आपका एसएससी जेई या फिर आरआरबी जेई या फिर बीटीएससी जेई में जो क्वेश्चन बनते हैं उससे मैं सारा क्वेश्चन कलेक्ट करके वन बाय वन करके आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग अपना भाई को सपोर्ट करें। ठीक है, तो चलिए मैं बिना देरी के आज एक 50 क्वेश्चन, आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि 50 क्वेश्चन विद इन 40 मिनट, 40 मिनट में आपका 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, विथ कॉन्सेप्ट हम लोग फुल्ली डिटेल की। ये जो सारे जो क्वेश्चन मैंने जो कलेक्ट किया हूँ वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, जैसे लाइक डी आपके डीडीए जेई हो गया, डीएफसीसीआईएल हो गया, फिर एसएससी जेई हो गया, या फिर बीटीएससी जेई हो गया, या फिर डिफरेंट स्टेट एई एंड जेई एग्जामिनेशन से मैंने क्वेश्चन को कलेक्ट किया हूँ। और मैं वन बाय वन करके आपको फुल्ली सिलेबस जो कि दिया हुआ सारा सिलेबस से मैंने क्वेश्चन को कलेक्ट किया हूँ, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन मतलब रिवाइज हो चुके हैं, आए हुए हैं, वो सारे मैं क्वेश्चन को आपके सामने लाने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना वीडियो को देरी किए हुए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए, तो जो जो आज का जो क्वेश्चन है आपके सामने है, क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे कि आज का क्वेश्चन क्या है कि द ग्रेन सर्च एनालिसिस ऑफ द सॉइल इंडिकेटेड दैट डी10 का वैल्यू दिया हुआ है, डी30 का वैल्यू दिया हुआ है एंड डी60 का वैल्यू दिया हुआ है। अब पूछ रहा है क्या, द इन्फॉर्मिटी कोफिशिएंट। बताइए कि द इन्फॉर्मिटी कोफिशिएंट का वैल्यू क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले बताइए। कि हम लोग जानते हैं कि जो इन्फॉर्मिटी कोफिशिएंट होता है CU, इसका फॉर्मूला जो होता है D60 डिवाइडेड बाई D10 होता है ना। इसके साथ एक और फार्मूला होता है जो कि हम इसके बाद इस न्यूमेरिकल को बनाने के बाद में इससे बनने वाले जितना भी MCQ है, जितना भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं, मैं आपके साथ सादा में बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले हम इस न्यूमेरिकल को बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि हम लोग जो फॉर्मूला देख लें कि क्या होता है, CU इजकल टू कोफिशिएंट इन्फॉर्मेटिव कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है D60 बाई D10 होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं कि D60 का वैल्यू कितना दिया हुआ है। देखिए हम लोग D60 का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं कि D60 का वैल्यू आपका 0.0045 है ना। और D10 का वैल्यू आपका कितना 0.0009 है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो लगभग कितना आपका आंसर आएगा बताइए। देखिए सीधा सीधी कितना इसका आंसर आना चाहिए, लगभग 9×5=45, पाँच पाँच आई मीन पाँच, हाँ 5 ऑप्शन में भी है। ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, इससे कम होगा नहीं। 9×45 डायरेक्ट ये कट रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक मिनट, थोड़ा इसके बारे में आपको कुछ, हाँ इसके बारे में कुछ हम लोग डिटेल जानते हैं कि इसके बारे में और क्या हो सकता है। जैसे हम लोग पढ़ें कि CU बारे में होता है D60 बाई D10 होता है। ठीक है, इसमें एक और फार्मूला होता है CC। ठीक है, कोफिशिएंट ड्यू टू कर्वेचर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है D30 का स्क्वायर, D30 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाई D60 इंटू D10। ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके साथ हम लोग जानते हैं कि इसका जो वैल्यू जो वेरी करता है ना, CC का जो वैल्यू वेरी करता है ग्रेटर देन 3 और लेस देन 1। ठीक है, इसका वैल्यू 1 और 3 के बीच में वेरी करता है। ठीक है, अगर हम लोग पूछें कि वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए आपका वैल्यू CU का वैल्यू कितना होता है, फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल, फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल, फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल, तब आपका CU का वैल्यू कितना हो जाएगा। ग्रेवल का केस में CU का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 4 होगा। ठीक है, कितना होगा ग्रेटर देन 4। उसके बाद जो आता है एक और है कि फॉर वेल ग्रेडेड सैंड। ठीक है, सैंड के केस में जो आपका CU का वैल्यू होता है
वो ग्रेटर देन सेंड, देखिए इसका याद करने का तरीका है सेंड 6, तो सी यू का वैल्यू ग्रेटर देन 6 होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए जो वैल्यू सी यू कोफिशिएंट ऑफ इन्फॉर्मिटी का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 4 होता है। फॉर वेल ग्रेडेड सैंड के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ इन्फॉर्मिटी का वैल्यू जो 6 होता है। ठीक है, ये तो इससे जितनी जानकारी था मैं आपको जानकारी दे दिया। ठीक है, फॉर्मूला भी बता दिया कि सी यू के बराबर क्या होता है, सी यू इक्वल टू क्या होता है, इसके बारे में बनने वाला ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको बता दिया। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्वेल क्या है, ए स्वेल हैज 30% एयर वॉइड्स, इट हैज पोरोसिटी ऑफ 0.4, द एयर कंटेंट ऑफ दैट स्वेल सेल बी, बताइए थोड़ा आप लोग बुलाने की कोशिश कीजिए कि एयर कंटेंट पूछ रहा है कि एयर कंटेंट ऑफ दैट स्वेल क्या होगा, बताइए एयर कंटेंट कैसे निकलेगा भाई। तो हम लोग क्या जानते हैं, देखिए एयर कंटेंट का फॉर्मूला बताइए पहले, एयर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है। एयर कंटेंट का फॉर्मूला होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, अब हम लोग पोरोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, पोरोसिटी एन इजकल टू क्या होता है बताइए। पोरोसिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या क्या जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, टोटल वॉल्यूम बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है परसेंटेज एयर वॉइड। ठीक है, परसेंटेज एयर वॉइड्स, परसेंटेज एयर वॉइड्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। परसेंटेज एयर वॉइड का फॉर्मूला क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 100। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, परसेंटेज एयर वॉइड्स का। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी के लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमको जो वैल्यू दिया हुआ क्या हुआ, परसेंटेज एयर वॉइड दिया हुआ है। परसेंटेज एयर वॉइड कितना दिया हुआ है, एन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30%। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ 0.3 लेते हैं इसका। ठीक है, उसके बाद पोरोसिटी दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 0.4 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब हम लोग परसेंटेज एयर वॉइड जो होगा, परसेंटेज एयर वॉइड जो होता है वो होता है ए सी इंटू एन। ए सी क्या है बताइए, हम लोग शुरू में ये पढ़े थे ना, क्या होता है ए सी, क्या पढ़े थे हम लोग, एयर कंटेंट, एन क्या है, पोरोसिटी। तो वही ना हम लोग यहाँ से एक रिलेशन निकाल दिए हैं परसेंटेज एयर वॉइड का। तो हम लोग इसमें से वैल्यू पुट करते हैं कि एन ए कितना दिया हुआ है, 0.3, ए सी हमको क्या करना है, ए सी हमको निकालना है। ठीक है, ए सी निकालना है, इंटू एन दिया हुआ कितना, 0.4 दिया हुआ है। तो यहाँ से कितना आंसर आएगा जब हमको ए सी निकलेगा, ए सी यहाँ से निकलेगा तो कितना आएगा बताइए, ए सी यहाँ से निकलेगा कितना आएगा, 0.75 आएगा, 0.75। तो इसका जो आंसर आप आएगा ऑप्शन नंबर 1, देखिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, मैं फॉर्मूला बता दिया कि एयर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, उसके बाद में वॉल्यूम पुट अप करके आंसर आ गया। ठीक है, डायरेक्ट कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा सोल्यूशन है जो कि कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं ना आपसे कि द वैल्यू ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स फॉर रिमोल्डेड सैंपल हुज लिक्विड लिमिट इज 35%। ठीक है, रिमोल्डेड सॉइल है जिसका लिक्विड लिमिट दिया हुआ 35%। ठीक है, तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, हम लोग फार्मूला जानते हैं कि फॉर रिमोल्डेड सॉइल के लिए। ठीक है, कि किसके लिए, फॉर रिमोल्डेड सॉइल, रिमोल्डेड सॉइल के केस में, फॉर रिमोल्डेड सॉइल के केस में फार्मूला क्या होता है बताइए। रिमोल्डेड सॉइल के केस में फार्मूला क्या होता है, देखिए हम लोग रिमोल्डेड सॉइल के केस में सीसी का वैल्यू जो कंप्रेशन इंडेक्स का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है, 0.007 लिक्विड लिमिट -10। ठीक है, ये हो गया फॉर रिमोल्डेड के केस में। ठीक है,
एक आता है आपका रिमोल्डेड केस में हो गया, एक आता है डिस्टर्ब थी अनडिस्टर्ब केस में, एक डिस्टर्ब होता है, एक अनडिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो हम लोग चलिए हम लोग भोलू 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 चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। कितना वैल्यू दिया हुआ है, देखिए कंप्रेशन इंडेक्स फॉर रिमोल्डेड सॉइल सैंपल विद लिक्विड लिमिट इतना दिया हुआ है, ठीक है, रिमोल्डेड सॉइल के लिए। तो हम लोग इसका हम लोग फॉर्मूला लिख दिए, इसके बारे में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो 007 लिक्विड लिमिट और कितना है 35 माइनस 10। यहाँ से हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा 0.175। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा 0.175। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें एक और फार्मूला होता है, वो होता है अनडिस्टर्ब सैंपल के लिए, अनडिस्टर्ब के लिए, ठीक है, फॉर अनडिस्टर्ब अनडिस्टर्ब्ड अनडिस्टर्ब सॉइल के लिए जो आपका सीसी का जो वैल्यू आएगा ऑन के लिए 9। देखिए याद करने का मैं तरीका भी बता दूँ कैसे याद होता है। 0.009 लिक्विड लिमिट माइनस 10, ठीक है। देखिए अन से इसके याद करने के तरीके, अन मतलब अन9 देखिए कुछ रिलेट हो रहा है, अन9 ठीक है। अन9 से हो गया कि फॉर अनडिस्टर्ब सॉल्ट रहेगा तो वहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा 0.009 लिक्विड लिमिट माइनस 10, ठीक है। अब फॉर रिमोल्डेड सॉइल के केस में जो फॉर्मूला लगेगा सीसी का जो फॉर्मूला कंप्रेशन इंडेक्स का हुआ क्या 0.007 WL माइनस 10 लिक्विड लिमिट माइनस 10, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, हाँ, इफ प्रेशर ड्यू टू सबमर्ज वेट ऑफ द सॉइल इज इक्वल टू द सीपेज प्रेशर, द इफेक्टिव प्रेशर इज। तो देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, एक हम लोग कंडीशन पढ़े थे, एक पढ़े होंगे कि क्विकसैंड कंडीशन, ठीक है। क्या क्विकसैंड कंडीशन, क्विकसैंड कंडीशन, उसी से रिलेटेड ये वाला है इक्वेशन। बोलता है इफ प्रेशर ड्यू टू सबमर्ज वेट इज इक्वल टू द सीपेज प्रेशर, ठीक है, सीपेज प्रेशर द इफेक्टिव प्रेशर विल बी। तो हम लोग जानते हैं कि सीपेज क्विकसैंड कंडीशन में जो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है, इस क्विकसैंड कंडीशन में जो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है, वो इफेक्टिव स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है वो बिकम्स इक्वल टू 0 होता है। हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े थे कि फॉर क्विकसैंड कंडीशन the effective stress is always 0, ठीक है। तो हम लोग देखिए इसमें आंसर क्या दिया हुआ, बिकम्स 0, यही इसका आंसर होगा। ये आपका ये जो कॉन्सेप्ट निकाला है कहाँ से, क्विकसैंड कंडीशन टॉपिक से, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है, वहीं से ये क्वेश्चन को बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हम लोग को 40 मिनट हमको 50 क्वेश्चन करना है, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड भी चलेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंड रेन आर यूज इन सैचुरेटेड क्ले सॉइल। सैंड रेन आर यूज इन सैचुरेटेड क्ले सॉइल। बताइए हम लोग सैंड रेन जो यूज करते हैं सैचुरेटेड क्ले सॉइल के लिए, वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, रिड्यूस सेटलमेंट होता है या फिर एक्सेलरेट द कंसोलिडेशन होता है
या फिर इंक्रीज इन प्रोबेबिलिटी होता है, या फिर इंक्रीज पर वाटर प्रेशर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सैंड रेन के केस में क्या होता है कि सैंड रेन के केस में जो आपका जो सैंड रेन का जो केस होता है, इसमें जो आपका जनरली जो होता है ये एक प्रोसेस होता है। ये एक प्रोसेस होता है क्या कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेडियल एक्सीलरेशन। इसमें जो प्रोसेस जो होता है इसमें रेडियल होता है, रेडियल एक्सीलरेट होता है, ठीक है। रेडियल एक्सीलरेट दैट इंक्रीज द रेट ऑफ ड्रेनेज बाय प्रोवाइडिंग द मल्टीपल ड्रेनेज, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग द मल्टीपल ड्रेनेज, ठीक है। इसमें मतलब मल्टीपल ड्रेनेज प्रोवाइड करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंड ड्रेन कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिला हम लोग देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि सैंड ड्रेन आर यूज इन सैचुरेटेड क्ले सॉइल इज टू एक्सेलरेट द कंसोलिडेशन प्रोसेस, ठीक है। क्या है एक्सेलरेट दी, मतलब जो आपका कंसोलिडेशन प्रोसेस होता है उसको ये एक्सेलरेट कर देता है, ठीक है, मतलब बहुत तेजी कर देता है। क्या सैंड ड्रेन का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या करता है, उसमें जो एक्सेलरेट का जो कंडीशन होता है उसको एक्सेलरेट कर देता है, ठीक है। सैंड ड्रेन के कंडीशन में एक्सेलरेट को कंडीशन में सैंड ड्रेन का जो कंडीशन होता है उसमें आपका एक्सेलरेट कर देता है, किसको, उसका जो प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, सैंड ड्रेन कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वाक्लूड बताइए। एक्वाक्लूड किसका एग्जाम्पल है, आप लोग पढ़े होंगे, इसे तो गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजी, इसको आप लोग बना सकते हैं। बताइए आपके आंसर क्या मारेंगे इसका, इसके आंसर आप लोग क्या लग रहा है कौन सा सही होगा। देखिए हम लोग इसमें आपको एक ट्रिक में बताऊंगा याद करने का तरीका, ठीक है, एग्जाम्पल याद करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो मेनली जो एग्जाम्पल हम जानते हैं कि एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वाक्लूड, ठीक है। देखिए क्लूड देखे ना, क्लूड आ रहा है ना लास्ट में, तो क्लूड मतलब क्ले, हम लोग क्या सब क्लूड मतलब क्ले, तो जो ये एक्वाक्लूड किसका एग्जाम्पल है, क्ले लेयर का, ठीक है। तो क्लूड से हो गया क्ले, तो क्ले लेयर इसका एग्जाम्पल हो गया। और नेक्स्ट इसमें आता है फिर जैसे मान लीजिए कि हमको एक्यूफर पूछ देगा कि एन एग्जाम्पल ऑफ एक्यूफर, एग्जाम्पल ऑफ एक्यूफर, एक्यूफर का एग्जाम्पल दे देगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, बताइए। एक्यूफर का एग्जाम्पल दे देगा तो सबसे पहले क्या आएगा, इसमें ग्रेवल आएगा और रॉक बेड आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूफर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूफर बताइए। प्रोबेबिलिटी क्या एक्यूफर पर डिपेंड करता है, वही पूछ रहा है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, या फिर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हम लोग एक प्रोबेबिलिटी में एक इक्वेशन है कोजी कर्मन इक्वेशन, ठीक है। कोजी कर्मन इक्वेशन, वहीं से ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो हम लोग इसमें जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी के इजकल टू जो होता है, के इजकल टू क्या होता है, बाई प्लस इंटू ए की पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए की पावर 3, ठीक है, इंटू d10 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है कि कोजी कर्मन इक्वेशन में जो इक्वेशन दिया था, ये इक्वेशन दिए थे, ठीक है, ये इक्वेशन उन्होंने दिया था। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है यूनिट वेट ऑफ सॉइल का, ठीक है, देख रहे हैं ना, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी का, ठीक है। तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि वी नो दैट टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ रहा है, प्रोबेबिलिटी के जो है ना, के आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अगर आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है तो आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ये कंफर्म है, ठीक है।
क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूफर विच इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज 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 नहीं, इंक्रीज। ऑप्शन फर्स्ट ही लग रहा है कि इंक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है, टेम्परेचर के साथ प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है, उसी में हम लोग क्या बोलते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूफर। ठीक है, और क्या है इसमें देखिए, ये आपका यूनिट में बढ़ रहा है लेकिन ये घट रहा है। फिर ये जो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 by क्या, विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूनिट वेट। ये आपका 4 है जो कि आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी जब इंक्रीज कर रहा है तो डायनेमिक विस्कोसिटी घट रहा है, ये आपका बढ़ रहा है, यूनिट वेट आपका भी बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच इंक्रीज इन प्रेशर विल बी इफ अ यूनिफॉर्म सरचार्ज ऑफ 120 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर इज प्लेस ऑन द बैक फील्ड विथ 5, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, 5 इज 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग क्या इसमें क्या निकालना है कि हाउ मच इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, मतलब एक्टिव अर्थ प्रेशर पूछ रहा है, एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। तो हम लोग जानते हैं कि एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है, बताइए कि ए का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस साइन फाइव डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाइव। ठीक है, इजकल टू 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 होता है ना फॉर्मूला। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं, इसमें आपका डिग्री कितना दे दिया है, देखिए 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग 1 माइनस साइन 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 30 डिग्री। ठीक है, इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो कितना ये आएगा, 1/3, 1/3 आएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर आपका आ गया। इसके बाद एक इसी का एक फॉर्मूला होता है, एक्टिव अर्थ प्रेशर का एक फॉर्मूला क्या होता है, PA इजकल टू KA एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटू सरचार्ज। ठीक है, ये जो दिया हुआ ना यूनिफॉर्म सरचार्ज वो होता है। ठीक है, तब इसका वैल्यू कितना आ गया, KA का वैल्यू एक्टिव अर्थ प्रेशर आपका कितना 1/3 है, इंटू सरचार्ज कितना है 120 है। ठीक है, तो हम यहाँ से काटेंगे कितना आएगा 40 ऑप्शन में है, ये देखिए 40 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो मतलब 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए, कुछ नहीं करना था। देखिए इसमें क्या, हाउ मच इंक्रीज इन प्रेशर विल बी इफ एन यूनिफॉर्म सरचार्ज ऑफ 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इज ए पैलेस बैक फील्ड विथ 5 का वैल्यू दिया हुआ था और आपका यूनिफॉर्म सरचार्ज का वैल्यू दिया हुआ था, तो इसमें आपका क्या निकालना था, एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालना था। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द डिटर्मिनेशन ऑफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑन इसेंट्रिकली लोडेड स्क्वायर फुटिंग डिपेंड्स अपॉन द कंसेप्ट ऑफ यूजफुल। The determination of ultimate bearing capacity on the eccentric loaded square footing depends upon the concept of useful। बताइए, तो इसमें से हम लोग पढ़े थे, हम लोग जानते हैं कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में एक आपका एक क्या बोलते हैं, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बताया था उसके बारे में कि जो जिस साइंटिस्ट का नाम था क्या, मेयरऑफ था, MEYERHOF। मेयरऑफ ने बताया था कि द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फुटिंग, इन्होंने ही डिटरमाइन किया था कि इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फुटिंग जो होता है, ये उन्होंने एक मेथड दिया था। ठीक है, जो कि वो जो मेथड था बेसिकली जो आपका इसेंट्रिकली लोडेड स्क्वायर फुटिंग पे डिपेंड था, वो मेनली उसी पे डिपेंड था, किस पे, इसेंट्रिक लोडेड स्क्वायर फुटिंग पे, डिपेंड्स ऑन द विड्थ ऑफ द फुटिंग। ठीक है, तो इन्होंने एक इक्वेशन दिया था, इन्होंने एक मेथड दिया था, जिस मेथड का नाम मेथड था क्या,
इसेंट्रिकली लोडेड फुटिंग इज regarded as centrally loaded footing of reduced width. मेहोफ ने एक इक्वेशन दिया था, इक्वेशन मतलब एक थोड़ा सा मतलब स्टेटमेंट दिया था कि इसेंट्रिक लोडेड फुटिंग जो होते हैं उसमें जो आपका अगर सेंट्रिक लोडेड है, ठीक है, सेंट्रिकली लोडेड है, तो उसका जो विड्थ जो होता है वो उसका विड्थ जो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, उसका विड्थ जो होता है, विड्थ क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट ये दिया था क्या, विड्थ पे ही इनका कॉन्सेप्ट सेट हो रहा था इसका। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि विड्थ यहीं दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सैंपल्स ऑफ हाई फिशर सॉइल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। देखिए हम लोग को जाना है कि ये हाई फिशर सॉइल क्या होता है, हाई फिशर सॉइल क्या होता है। तो जनरली हम लोग जो जानते हैं कि ये क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी सॉइल में जितना भी हम लोग वाटर उसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा इनको, ठीक है। और जैसे ही वहाँ से वाटर रिमूव कर देंगे, वाटर हटा देंगे, तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। तो यही बोलता है कि ये जो हम बताए ना, यही होता है हाई फिशर सॉइल, ठीक है, हाई फिशर सॉइल क्या होता है, जैसे ही इसमें हम अगर वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, वाटर ऐड करेंगे तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा विथ है। अगर इसमें वाटर हम लोग कम कर देंगे, रिड्यूस वाटर, the volume will be decrease, ठीक है, वॉल्यूम विल बी डिक्रीज। इसी को हम लोग इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं क्या, हाई फिशर सॉइल, ठीक है, हाई फिशर सॉइल, ठीक है। तो ये जो मेनली जो होता है, ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सैंपल ऑफ हाई फिशर सॉइल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये जो सॉइल हम लोग कहाँ ऑब्टेन करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो प्रोसेस होता है मेनली होता है स्पिल्ट स्पून सैम्पलिंग में, ठीक है। स्पिल्ट स्पून सैम्पलिंग एक सैम्पल टाइप में होता है जो कि हाई फिशर से दोनों सेम है, इसी कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज हो रहा है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाई स्पून सैम्पलिंग, ठीक है। इससे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं बताइए, एक और क्या इसका नाम है, ओपन ड्राइव थिक वॉल सैंपल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम साइज ऑफ प्लेट फॉर अ प्लेट लोड टेस्ट। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इस बार बीपीएससी में आया हुआ है, बीपीएससी ए 2024 सेम क्वेश्चन आया हुआ था, सेम क्वेश्चन, कोई चेंजिंग नहीं था, ठीक है, सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें भी मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को डाला हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ही मैक्सिमम 99% पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, द मैक्सिमम साइज ऑफ प्लेट फॉर द प्लेट लोड टेस्ट अगर जब करते हैं तो उसमें जो साइज ऑफ द प्लेट क्या होता है, बताइए, साइज ऑफ द प्लेट क्या होता है,
अगर आप लोग पढ़े होंगे तो सही मारिएगा, अन्यथा ये क्वेश्चन गलती होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो गलती होने का चांस कंप्लीट है कि गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप पढ़े हैं, अगर थोड़ा सा भी कुछ इसके बारे में, इसका कॉन्सेप्ट, प्लेट लोड टेस्ट के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट आपके पास रिकॉल कर पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर मेनली जो होगा कितना होगा, 75 सेंटीमीटर ऑफ स्क्वायर। कितना होगा, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो इसका जो साइज जो वेरी करता है, इसका साइज कितना वेरी करता है, साइज वेरी फ्रॉम 300 to 75 mm। ठीक है, ये जो इसका साइज वेरी करता है, और यही पूछा था कि इसका साइज कहाँ से कहाँ वेरी करता है, कितना से कितना वेरी करता है। यही क्वेश्चन पूछा था आपका बीपीएससी ए में, बीपीएससी ए 2024। ठीक है, सेम क्वेश्चन पूछा था, कोई चेंजिंग नहीं था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ गए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लैम स्टेबलाइजेशन इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर स्टेबलाइजिंग। बताइए, लैम स्टेबलाइजेशन हम लोग करते हैं तो मोस्ट कॉमनली यूज फॉर स्टेबलाइजिंग क्या, कौन सा हम लोग क्या यूज़ करते हैं लैम स्टेबलाइजेशन करने के लिए, स्टेबलाइजिंग करने के लिए क्या के लिए यूज़ करते हैं। डायरेक्ट आंसर मारिए, के लिए, लैम के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सर्कल इज इक्वल टू। बताइए, ये भी एक तरह से अच्छा क्वेश्चन है। फ्रिक्शन सर्कल क्या होता है, फ्रिक्शन सर्कल ये आप लोग पढ़े होंगे, ये स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप का है क्वेश्चन, सोयल का स्टेबिलिटी ऑफ सोयल चैप्टर से उठाया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि जो द रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सर्कल जो होता है वो कितना r sin होता है। ठीक है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट इसका एक फॉर्मूला भी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द टाइप ऑफ पाइल इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन इज। द टाइप ऑफ पाइल्स इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन इज टेंशन पाइल, या फिर फ्रिक्शन पाइल, या फिर कॉम्पैक्शन पाइल, या फिर स्क्रू पाइल। बताइए, इंस्टॉलेशन करने के लिए कौन सा मेथड ऑफ द पाइल का है। स्क्रू पाइल इज द करेक्ट आंसर। इसका स्क्रू पाइल इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू IS 1498 द साइज ऑफ क्ले पार्टिकल। बताइए, ये क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, और चाहे तो हम एक बार में आप सही कर सकते हैं। क्ले पार्टिकल का पूछ रहा है कि साइज कितना होता है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि क्ले पार्टिकल का साइज कितना होता है, लेस देन 2 माइक्रोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ग्रेवल का साइज क्या होता है, ग्रेवल का कितना होता है, 80 से 4.75। कितना होता है ग्रेवल का, 80 से 4.75 mm। ठीक है, इसी तरह भी आएगा, क्या आएगा, कोर्स सैंड आएगा, फिर आपका मीडियम सैंड आएगा, फिर फाइन सैंड आएगा, फिर आपका सिल्ट आएगा, फिर आपका क्ले आएगा। इस तरह चलता है। ठीक है, अब बताइए कोर्स सैंड कितना होता है, शायद कोर्स सैंड का जो होता है कितना होता है, 2 से 4.75 mm। अब मीडियम सैंड कितना होता है, 4.75 mm से
0.425 mm, ठीक है। अब फाइन से कितना होता है 0.425 से 75 मैक्रोन। और सिल्ट कितना होता है 75 मैक्रोन से 2 मैक्रोन। और क्ले का कितना होता है लेस देन 2 मैक्रोन, ठीक है। ये टेबल याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है। ईजी आप लोग इसको बना सकते हैं कि लेक्स्ट्राइन सॉइल आर सॉइल ऑफ, बताइए लेक्स्ट्राइन सॉइल जो होता है किसका एग्जांपल है, मतलब इसका क्या है, किसे डिपॉजिट होता है, डिपॉजिटेड बाय लेक, या फिर डिपॉजिटेड बाय सी बेड, या फिर ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर, या फिर ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर एंड स्ट्रीम। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो आपका लेक्स्ट्रीन, देखिए इसका याद करने का तरीका भी बहुत 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 मस्त है। लेक्स्ट्रीन एल से स्टार्ट होता है, तो ये जो होता है इसका आंसर लेग से होता है, ठीक है, लेग बेड से, ठीक है, डिपॉजिटेड बाय लेग बेड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन तो फर्स्ट ही सही है, लेक्स्ट्रीन बाय डिपॉजिटेड बाय लेग बेड, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि सी बेड का इसका क्या है, इसमें कौन सा सॉइल आता है, तो हम लोग जानते हैं इसमें क्या आता है मेराइन सॉइल, मेराइन सॉइल डिपॉजिट, ठीक है। ग्लेशियर सॉइल में कौन आता है बताइए, ग्लेशियर सॉइल में क्या आता है कोलोबियल सॉइल, ठीक है। ग्लेशियर सॉइल में क्या आता है कोलोबियल सॉइल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन IS 41498 के अकॉर्डिंग ए लाइन का इक्वेशन क्या है, बहुत ही मोस्ट मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स बहुत ही, जैसे आप ले लीजिए SSC JEE, या फिर RRB JEE, या फिर BTSC JEE, या फिर आप LRC ले लीजिए, मतलब किसी भी स्टेट का JEE हो या फिर यही हो, ये क्वेश्चन ऐसा है कि पूछना ही पूछना है। अगर सॉइल का उसमें सिलेबस में है तो डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही वाला है। क्या होता है इसका बताइए, एलान का क्वेश्चन कितना होता है, IP इक्वल टू क्या पढ़ाते हैं 0.73 लिक्विड माइनस 20, ये इक्वेशन है। बताइए कहाँ है 0.73 लिक्विड माइनस 20, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो ए सॉइल सैंपल हैविंग वॉइड रेशियो 1.1, वाटर कंटेंट 55% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6%, ठीक है, 2.6% इन ए स्टेट ऑफ, बताइए स्टेट पूछ रहा है, देख रहे हो ऑप्शन कैसा घुमा के दिया है, डैम्प सॉइल है, या फिर अंडर सेचुरेशन सॉइल है, या फिर ओवर सेचुरेशन सॉइल है, या फिर पार्शियल सेचुरेशन सॉइल है। बताइए इसको निकालिए कैसे बनेगा ये। देखिए इसका निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम सहवाग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, SE इक्वल टू WG, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा S निकलेगा, S इक्वल टू WG/E, ठीक है। तो W कितना दे रहा है 0.55 इंटू 2.6 डिवाइडेड बाई E कितना दिया है 1.1, तो इसका जो कितना वैल्यू आएगा, वैल्यू इसका 1.3 आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा 1.3। तो हम लोग देख रहे हैं जो S का वैल्यू है ये ज़्यादा आ रहा है, 100 ग्रेटर देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन 1 इट मीन्स क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है आपका ओवर सेचुरेशन में जाएगा। अगर 1 से कम रहता, S का वैल्यू अगर लेस देन 1 रहता तो हम लोग क्या मानते हैं अंडर सेचुरेशन मारते हैं, लेकिन इसका वैल्यू कितना है ग्रेटर देन 1 है, इसलिए हम लोग ओवर सेचुरेशन मार रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है एपिक्नोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द, बताइए फर्स्ट चैप्टर से पूछा गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
पिग्नोमीटर क्या डिटरमाइन करता है? तो आप हम लोग जानते हैं कि पिग्नोमीटर जो डिटरमाइन करता है कि आपको क्या डिटरमाइन करता है, मॉइस्चर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड का ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन कॉम्पैक्टेड ड्राई ऑफ ओपिटमम द स्ट्रक्चर ऑफ क्ले इज ऑलवेज। बताइए, ड्राई साइड पूछ रहा है, किधर ड्राई साइड। हम लोग एक ग्राफ इसके बारे में ग्राफ हम लोग जानते हैं, ऐसे था, ये होगा, ठीक है। इधर आपका होगा फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर, इधर क्या होगा, डिस्पर्स स्ट्रक्चर, इधर जो होगा, इधर क्या आएगा आपका, ड्राई साइड, इधर आएगा आपका वेट साइड, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि व्हेन कंपैक्टेड ड्राई ऑफ ओपिटमम द स्ट्रक्चर ऑफ द क्ले इज ऑलवेज फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर। देख रहे हैं ड्राई साइड क्या आ गया, फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर। तो हम लोग क्या मारेंगे, फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर। अगर पूछता है वेट साइड कि व्हेन कंपैक्टेड वेट साइड, वेट ऑफ ओपिटमम द स्ट्रक्चर ऑफ क्ले इज ऑलवेज, तो हम लोग मारते हैं डिस्पर्स स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा बात, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ए 5 मीटर कंप्रेसिबल soil undergoes 90% consolidation 4 times faster under two-way drainage when compared to one-way drainage in identical soil layer of 10 meter thickness of two-way drainage will be faster as compared to one-way drainage। बताइए, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? नहीं आया होगा हमको जहाँ तक लग रहा है। देखिए, इससे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि टी वी इक्वल टू क्या होता है, सी वी इंटू टी डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी का स्क्वायर हो जाएगा, बोल सकते हैं। तो इसमें जो सिंगल ड्रेनेज जो दिया हुआ, सिंगल ड्रेन डी है, और डबल ड्रेनेज पाथ dy/2 हो रहा है, ठीक। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बोल रहा है कि 5 मीटर थिक कंप्रेसिबल सॉइल अंडरगो 90% कंसोलिडेशन फॉर 4 टाइम्स फास्टर अंडर द टू-वे ड्रेनेज व्हेन कंपेयर टू वन-वे ड्रेनेज, ठीक है। इन आइडेंटिकल द सॉइल लेयर ऑफ 10 मीटर थिकनेस, टू-वे ड्रेनेज विल बी फास्टर कंपेयर टू वन-वे ड्रेनेज, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टू-वे ड्रेनेज इसमें कितना है, d/2। एक थिकनेस दिया हुआ है ना, ड्रेनेज यहाँ डबल ड्रेनेज और टू-वे ड्रेनेज कंपेयर कर रहा है, मतलब ये दोनों कंपेयर कर रहा है, 10/2 d/2। तो हम लोग बोल सकते हैं हैंस, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। हैंस द क्ले लेयर ऑफ 10 मीटर थिकनेस टू-वे ड्रेनेज विल बी 4 टाइम्स फास्टर कंपेयर टू वन-वे ड्रेनेज, हैंस द थिकनेस ऑफ द सॉइल डज नॉट काउंट, ठीक है। थिकनेस ऑफ द सॉइल जो है काउंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं 10/5 इक्वल टू 2, और 2 का जो स्क्वायर कर रहा है वो आपको 4 हो रहा है। मतलब देखिए जो होता है ना, T1 T2 इक्वल टू D1 D2 का
होल स्क्वायर। ठीक है, ये थिकनेस कितना दिया हुआ है, इसका जो आंसर होगा 400% आएगा डायरेक्ट। ठीक है, कि इसमें थोड़ा सा देखिए यहीं पे कॉन्सेप्चुअल है कि जो बोल रहा है कि जो आपका 10 मीटर थिकनेस जो बोल रहा है ना, 10 मीटर थिकनेस ऑफ टू वे ड्रेनेज विल बी फास्टर एज कम्पेयर टू वन वे ड्रेनेज। वन वे ड्रेनेज से फास्टर है टू वे ड्रेनेज, जिसके कारण जो इसका जो आंसर जो होगा आपका कितना आएगा 400। ठीक है %। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड विल बी, क्या होगा बताइए। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, हम लोग क्या अभी इससे पहले हम लोग पढ़े थे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तब क्या आता है, प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज करता है, हम वही पढ़े थे। इसमें क्या बोल रहे थे, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज द विस्कोसिटी विल बी, बताइए हम लोग पढ़े थे ना, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यूनिट मीटर वाटर डिवाइडेड बाय म्यू। ठीक है, तब इसमें क्या पूछा था, टेम्परेचर इंक्रीज करा था, विस्कोसिटी विल बी डिक्रीज। विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी घट जाएगा, डिक्रीज दो ऑप्शन में है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी विल बी, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज, हम लोग क्या पढ़ा था पीछे पढ़े थे कि टेम्परेचर के जब बढ़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, इट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है देन विस्कोसिटी घट रहा है, विस्कोसिटी घटेगा। ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी इसमें बढ़ेगा, प्रोबेबिलिटी आपका बढ़ेगा, जो हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द सीपेज एग्जिट ग्रेडियंट इन अ सॉइल इज द रेशियो ऑफ आई इज टू, हम लोग क्या पढ़ा थे, HL बाई क्या L पढ़े थे हम लोग, हेड लॉस बाई टोटल लेंथ। तो क्या टोटल हेड ऑफ द लेंथ ऑफ द सीपेज या हेड लॉस, ऑप्शन नंबर 4 हेड लॉस। देखिए ऑप्शन में से पूछ सकता है कि आप लोग आई इजकल टू क्या बनते हैं, आई इजकल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इजकल टू क्या जानते हैं, आपको H बाई L नहीं लिखिए, गलत हो जाएगा, क्योंकि एच नहीं हेड लॉस हो जाएगा यहाँ पे, हेड लॉस बाई टोटल लेंथ। ठीक है, तो हेड लॉस टू द टोटल लेंथ ऑफ द सीपेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इज इफ अ स्पेसिफिक यील्ड ऑफ पार्टिकुलर सैंड इज 30% एंड पोरोसिटी 50%, द स्पेसिफिक रिटेंशन ऑफ द सैंड इज विल बी, बताइए स्पेसिफिक रिटेंशन का इसका फॉर्मूला क्या आप लोग जानते हैं, SY प्लस SR इजकल टू N, पढ़े थे ये फॉर्मूला को। ठीक है, जिसमें कितना दिया हुआ है, SY कितना दिया हुआ है 30% प्लस SR निकालना है हमको, पोरोसिटी कितना दिया हुआ है 50%, तो यहाँ से निकल जाएगा SR क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो 20%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला ये पूछता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, द न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वर्टिकल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट यूनिफॉर्मली लोडेड। बताइए इनका एक इक्वेशन है, इक्वेशन है मतलब एक उन्होंने एक थ्योरी दिया था, कंसेप्ट दिया था कि न्यूमर्स जो इन्फ्लुएंस चार्ट जो होता है ना, ये किसी भी कोई भी मतलब पर्टिकुलर एरिया के बारे में डिफाइन नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है कि कोई भी शेप होगा वहाँ पे मेरा वर्टिकल स्ट्रेस हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सर्कुलर एरिया नहीं, एनी शेप, कोई भी शेप इसका हो सकता है। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वर्टिकल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट अंडर एनी शेप। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव लोड ड्यू टू अंडर एनी शेप, मतलब सीधा सीधी समझिए कि जो न्यूमर्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट था, उन्होंने जो बोला था कि ना अगर वर्टिकल स्ट्रेस एट ए पॉइंट अंडर यूनिफॉर्मली लोड लग रहा है, तो मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं कि वो सर्कुलर एरिया होना चाहिए या फिर रेक्टेंगुलर एरिया होना चाहिए या फिर ट्रापेजोइडल एरिया होना चाहिए, मेरे पास कोई भी शेप रहेगा, कोई भी शेप, एनी शेप। ठीक है, एनी शेप रहेगा तो वहाँ पे हम लोग वर्टिकल स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज कंडक्ट
कंडक्ट टू एक्सेस शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ द सॉइल। बताइए इसका क्या मारिएगा आप लोग? शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर के लिए ट्राई एक्सेल टेस्ट। रैंकाइन थ्योरी, रैंकाइन थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर इज अज्यूम टू बैक ऑफ द वॉल इज। बताइए रैंकाइन थ्योरी का जंक्शन हम लोग क्या क्या पढ़े थे? रैंकाइन थ्योरी का जंक्शन जो होता है क्या होता है बताइए? रैंकाइन थ्योरी का जंक्शन क्या है? फर्स्ट जंक्शन क्या है? सॉइल इज होमोजेनियस एंड सेमी इनफिनिट, ये तो आप लोग जानते ही हैं। इसमें क्या पूछ रहा है? अच्छा लिख ही देते हैं, सॉइल इज होमोजेनियस एंड सेमी इनफिनिट। ठीक है, दूसरा क्या होता है? सॉइल इज ड्राई एंड कोहेशनलेस। ठीक है, थर्ड क्या होता है? बैक ऑफ रिटेनिंग वॉल विल बी बैक ऑफ रिटेनिंग वॉल इज स्मूथ एंड वर्टिकल। इसमें क्या पूछा है? द रिटेनिंग वॉल ऑफ द अर्थ प्रेशर एज्यूम द बैक ऑफ द रिटेनिंग वॉल। बैक ऑफ द रिटेनिंग वॉल विल स्मूथ, क्या है? स्मूथ एंड वर्टिकल। यही ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए स्मूथ एंड प्लेन भी स्मूथ एंड प्लेन भी है, तो थोड़ा सा ऑप्शन को केयरफुली होकर पढ़िएगा, तब इस आंसर को मार पाइएगा, गलती भी होने का चांसेस भी है इसमें। ठीक है, चौथा क्या है assumption? Soil should be considered plastic ovulum. Soil is considered plastic equilibrium. ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्या है? देखिए एसपीटी टेस्ट एन वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो डिल्टेंसी करेक्शन का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है पता है फॉर्मूला? एन इक्वल टू, याद होगा ना, 15 प्लस एन माइनस 15, 15 डिवाइडेड बाई 2। तो 15 प्लस एन कितना है? 21 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 15 प्लस कितना होगा जी? इतना करने की जरूरत नहीं, इतना सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट आंसर मारिए 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है कि अंडर रेम्ड पाइल आर एडॉप्ट ए फाउंडेशन व्हेन द सॉइल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ। बताइए अंडर रेम्ड पाइल हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर सॉइल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? अंडर रेम्ड पाइल जो हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? सॉइल इज ऑलवेज सॉफ्ट एंड रिसेंटली डिपोजिटेड सॉइल या फिर फिलेट सॉइल। ठीक है, वहीं पे हम लोग अंडर रेम्ड पाइल देते हैं। ठीक है, जहाँ का सॉइल अगर सॉइल वहाँ पे हम लोग मतलब तुरंत रिसेंट सॉइल को वहाँ पर डिपोजिट किए, या फिर यहाँ पर वहाँ का सॉइल सॉफ्ट है, अगर सॉइल सॉफ्ट है तो उसको हार्ड स्टार्टर बनाने के लिए हम लोग अंडर रेम्ड पाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल आर ऑब्टेन्ड बाय। बताइए अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल एक डिस्टर्ब सॉइल सैंपल होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है? अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल। तो अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल हम लोग क्या होता है इसका, अगर हम लोग डिफिनेशन समझे, अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल द सॉइल इज विच the soil sample in which original soil structure and mineral property
ओरिजिनल सॉइल स्ट्रक्चर एंड मिनरल प्रॉपर्टी हैव नॉट चेंज। नॉट चेंज, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल। ठीक है, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है कि अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल और अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल आर ऑब्टेन्ड बाय। अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल हम लोग किसमें ऑब्टेन करते हैं, या फिर क्या थिक वॉल सैंपलर में, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में, या फिर थिन वॉल सैंपलर में। तो ये जो अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल मेनली दो टाइप का होता है। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, थिक वॉल सैंपलर, थिक वॉल सैंपल। और सेकंड क्या होता है, यहीं पे लिख देते हैं, सेकंड जो आता होगा, सेकंड जो होता है थिन वॉल सैंपल, थिन वॉल सैंपल। ठीक है, तो देखिए थिक वॉल सैंपल क्या होता है। थिक वॉल सैंपल जो होता है, दीज आर यूज, इसको हम लोग बोल सकते हैं, दीज आर यूज टू obtain, these are used to obtain undisturbed sample, undisturbed sample। ठीक है, थिन वॉल सैंपलर जो होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस आर यूज टू ऑब्टेन बाय अनडिस्टर्ब सैंपल। तो अनडिस्टर्ब सैंपल से जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, थिन वॉल सैंपल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और दूसरा है थिन वॉल सैंपल। थिन वॉल सैंपल क्या हो जाएगा, इसे हम लोग बोल सकते हैं कि दिस आर यूज टू ऑब्टेन बाय, यहाँ था अनडिस्टर्ब था, तो इसमें क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब सैंपल हो जाएगा। बस सीधा डिस्टर्ब पूछ देगा, इसमें क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब सैंपलर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है, आप लोग भी आंसर कमेंट में आंसर टाइप करते रहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि ए कैंटिलीवर सीट पाइल ड्रिवन इट्स स्टेबिलिटी फ्रॉम। बताइए, कैंटिलीवर सीट पर हम जो देते हैं हम लोग, एक कैंटिलीवर सीट पाइल ड्राइव इट्स स्टेबिलिटी फ्रॉम, क्या सेल्फ वेट को स्टेबिलाइट प्रोवाइड करता है, या फिर द डेड मैन को, या फिर एंकर रॉड, या फिर लेटरल असिस्टेंट ऑफ द सॉइल। तो मेनली हम लोग जो जानते हैं कि जो कैंटिलीवर सीट पर जो हम लोग देते हैं वो मेनली आपके लेटरल रेसिस्टेंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। किसको, लेटरल रेसिस्टेंट को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर मारिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग स्टेबिलिटी एनालिसिस द टर्म मोबिलाइज शियर स्ट्रेंथ मीन्स। देखिए इसमें एक टर्म पूछ रहा है, टर्म क्या है, मोबिलाइज मतलब क्या जान रहे हैं हम लोग, मोबिलाइज हम लोग यही समझते हैं कि एंगल चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर मान के चलिए कोहेसिव सॉइल है, ठीक है, कोहेसिव सॉइल है, तो इसका क्या होता है, इसका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन जीरो होता है या फिर जीरो नहीं होता है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन नॉट जीरो। कोहेसिव सॉइल होगा तो जीरो होगा, कोहेशनलेस सॉइल होगा ना, कोहेशनलेस सॉइल में फाई जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें पता मोबिलाइज शियर स्ट्रेंथ मीन्स, शियर स्ट्रेंथ मीन्स क्या, शियर स्ट्रेंथ, या फिर अप्लाइड शियर स्ट्रेस, या फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, या फिर मिनिमम शियर स्ट्रेस। तो इसमें होगा क्या, अप्लाइड शियर स्ट्रेस मीन्स पूछ रहा है ना, इसका मतलब क्या है। इन विच मोड ऑफ द फेल्यूर ऑल थ्री जोन ऑफ फेल्यूर डेवलप फुल्ली। बताइए, हम लोग पढ़े थे ना, देखिए लोकल फेल्यूर पढ़े होंगे, पंचिंग शेयर फेल्यूर पढ़े होंगे, जनरल शेयर फेल्यूर पढ़े होंगे। तो ये पूछ रहा है कि तीनों का समीशन, मतलब तीनों का फेल्यूर हम लोग किस फेल्यूर जोन में देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि तीनों का जो फेल्यूर जो हम लोग किस में देखते हैं, जनरल शेयर फेल्यूर में। ठीक है,
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द निगेटिव स्किन फ्रिक्शन, द निगेटिव स्किन फ्रिक्शन, द एक्शन ऑफ निगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन द पाइल। देखिए व्हेन द निगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन द पाइल पर क्या होता है, द एक्शन ऑफ निगेटिव स्किन फ्रिक्शन, जब जब कोई पाइल को हम लोग ग्राउंड में ड्राइवन करते हैं तो उसमें जो निगेटिव स्किन फ्रिक्शन जनरेट होता है, ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि द एक्शन ऑफ निगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन द पाइल, जो नीचे से जो आपका लगता होगा, जैसे मान के चलिए कि ये कोई पाइल है, ठीक है, ये कोई पाइल है, अब मान के चलिए कि यहाँ कोई ये लेवल है, ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ से हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से पी लोड लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर तो फीलिंग किया हुआ है ना, ये फील किया हुआ है, ये फील है, फीलिंग है, और यहाँ क्या है, लूज सॉइल है, लूज सॉइल है, तो यहाँ पर देखिए फ्रिक्शन जनरेट होगा, यहाँ से ये देखिए ये आपका क्या है, ये वाले पोर्शन से यहाँ से ये जनरेट होगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है, नीचे से जो आएगा निगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, लेकिन इसका नीचे से जो आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, निगेटिव इसका लगेगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, निगेटिव स्किन फ्रिक्शन। मतलब इट मीन्स इसमें जो बोला जा रहा है कि द एक्शन ऑफ निगेटिव स्किन फ्रिक्शन, द एक्शन ऑफ निगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन द पाइल, ऑन द पाइल पर जो एक्शन, कैसा एक्शन उस पर लग रहा है, तो हम लोग जान सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि रिड्यूस द एलोबल लोड ऑन द पाइल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब उसका जो लोड है, एलोबल लोड आ रहा है, वो कम कर दे रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि इन हाइड्रोमीटर एनालिसिस फॉर अ सॉइल मास इज, तो देखिए हम लोग हाइड्रोमीटर एनालिसिस हम लोग करते हैं मेनली 2 मेथड से करते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्या है, पिप्टी मेथड से करते हैं, पिपेट मेथड से, पिपेट मेथड एक हो गया, और सेकेंड आपका क्या है, हाइड्रोमीटर मेथड, हाइड्रोमीटर मेथड, ठीक है। तो इसमें जब पूछ रहा है कि इन हाइड्रोमीटर एनालिसिस, मतलब इस मेथड के बारे में हम लोग बात करना है, ठीक है, तो मेनली हम लोग पहले इसका आंसर देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके डिस्कस करेंगे क्या है इसमें। हम लोग देखिए ऑप्शन क्या पढ़ते हैं, इसमें ऑप्शन देखते हैं कि बोथ मेनिस्कस करेक्शन एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन आर एडेटिव, बोथ मेनिस्कस करेक्शन एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन आर सब्ट्रैक्टिव। आइए हम लोग देखते हैं इसका फर्स्ट क्या है, मेनिस्कस करेक्शन, फर्स्ट क्या है, मेनिस्कस करेक्शन, मेनिस्कस करेक्शन, मेनिस्कस करेक्शन क्या होता है बताइए, ये ऑलवेज नेगेटिव होता है, ठीक है, इसे सिर्फ आपको याद रखना कि ऑलवेज नेगेटिव होता है, मेनिस्कस ऑलवेज नेगेटिव हो गया। सेकंड आएगा क्या, टेम्परेचर करेक्शन, टेम्परेचर करेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, डिफ्लक्चुएटिंग एजेंट, डिफ्लक्चुएटिंग एजेंट, ये ऑलवेज नेगेटिव होता है, ठीक है। हम लोग आइए देखते हैं आप क्या पूछ रहा है कि बोथ मेनिस्कस करेक्शन एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन आर एडेटिव, नहीं। बोथ मेनिस्कस करेक्शन एंड डिस्पर्सिंग एजेंट आर सब्ट्रैक्टिव, ये भी नहीं होगा। मेनिस्कस करेक्शन इज सब्ट्रैक्टिव, मेनिस्कस करेक्शन क्या सब्ट्रैक्टिव है, नहीं, देखिए इसमें नेगेटिव है। मेनिस्कस करेक्शन इज एडेक्टिव, मेनिस्कस करेक्शन इज एडेक्टिव, एडेक्टिव एंड डिस्पर्सिंग एजेंट सब्ट्रैक्टिव, डिस्पर्सिंग एजेंट सब्ट्रैक्टिव है, ठीक है। मेनिस्कस करेक्शन ऑलवेज मेनिस्कस करेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है।
डिस्पर्सिंग एजेंट एलओएच नेगेटिव होता है। यही देखिए ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है आपका। मिनिस्कस करेक्शन एलओएच एडिटिव एंड डिस्पर्सिंग एजेंट विल बी एलओएच सब्ट्रैक्टिव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, द एडमिक्सचर ऑफ कोर्सर पार्टिकल लाइक सेंड और सिल्टी टू क्ले कॉजेज। बताइए क्या है। द एडमिक्सचर ऑफ कोर्सर पार्टिकल लाइक सेंड और सिल्ट टू क्ले कॉजेज। बताइए क्ले कॉजेज में क्या होता है। कोर्सर पार्टिकल आपका सेंड और क्ले है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो होता है डिक्रीज दोनों कम होता है आपका। ठीक है, कोर्सर पार्टिकल चाहे आप से क्ले लीजिए चाहे आप सिल्ट लीजिए, दोनों के केस में क्या होता है आपका लिक्विड लिमिट डिक्रीज होता है बोथ के केस में, एंड प्लास्टिसिटी लिक्विड लिमिट भी डिक्रीज होता है और आपको प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि विच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड इफ द नेट इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बिटवीन द एडजेसेंट सॉइल पार्टिकल एट द टाइम ऑफ डिपोजिशन आर रिपल्सिव। टाइम ऑफ क्या है, डिपोजिशन और रिपल्सिव क्या होता है बताइए। ये हम लोग किसमें पढ़े थे, ये हम लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़े थे कि डिस्पर्सिंग एजेंट। पीछे हम लोग पढ़े थे कि डिस्पर्सिंग एजेंट में क्या होता है कि डिस्पर्सिंग एजेंट में नेट इलेक्ट्रिकल फोर्सेज जो होता है, नेट इलेक्ट्रिकल फोर्सेज बिटवीन एडजेसेंट सॉइल पार्टिकल एंड एट द टाइम ऑफ डिपोजिशन आर रिपल्सिव। ठीक है, ये किसका डिफिनेशन है आपका, डिस्पर्सिंग एजेंट का है। ठीक है, डिस्पर्सिंग एजेंट का आपका डिफिनेशन है। इसमें जो आपका देखा जाए, इसमें जो आपका ओरिएंटेशन हो रहा है फेस टू फेस हो रहा है। इसमें जो इसका जो ओरिएंटेशन है फेस टू फेस ओरिएंटेशन है, लेकिन आप ले लीजिए फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर जो है आपका, इसमें आपका क्या है, इसमें जो ओरिएंटेशन आपका है एज टू एज ओरिएंटेशन है, या फिर इसको हम लोग और बोल सकते हैं एज टू फेस ओरिएंटेशन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू 2720 पार्ट 7 इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट for the soil passing 20 mm sieve, the number of soil layer, hammer blow, weight of hammer and height of the free fall will be। बताइए कितना होगा, कितना किसका पूछ रहा है, लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट का, स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट के बारे में पूछ रहा है कि उसका वेट का हैमर क्या होगा और हाइट ऑफ फ्री फॉल क्या होता है, कितना होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका वेट ऑफ हैमर कितना होता है। वेट ऑफ हैमर पूछ रहा है, सॉइल का लेयर पूछ रहा है। सबसे पहले नंबर ऑफ सॉइल लेयर 3 होता है। हैमर वेट का हैमर कितना होता है 25 kg होता है। 2.6 kg इसका वेट हैमर होता है। 25 नंबर ऑफ ब्लोज होता है आपका। 310 आपका क्या है, हाइट ऑफ फ्री फॉल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट का है ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसी में देखते हैं, इसी में आपका हैवी कॉम्पैक्शन किसका, हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट। इसमें आपका जो वेट ऑफ हैमर जो होगा कितना होगा 4.9 kg। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लोज कितना होगा 5। नंबर ऑफ ब्लोज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ब्लोज 25 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लोज 25। कितना हाइट ऑफ फ्री फॉल कितना, हाइट ऑफ फ्री फॉल कितना है 450 mm। ठीक है, याद रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर कितना हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द लिस्ट ऑफ द वेराइटी ऑफ सॉइल अंडर एंड पाइल
under consolidated, normally consolidated, pre-consolidated. Which of the following is completely consolidated under a overburden pressure? ठीक है, ओवरबर्डन प्रेशर के लिए इसमें से कौन दोनों, इसमें कौन कंप्लीटली कंसोलिडेटेड है? तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका नॉर्मली कंसोलिडेटेड है और प्री कंसोलिडेटेड है, जो कि आपका कंप्लीटली कंसोलिडेटेड होता है। ठीक है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल और प्री कंसोलिडेटेड सॉइल दोनों कंप्लीटली कंसोलिडेटेड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसके थोड़ा बनाने का ट्राई कीजिए कि लेयर ऑफ 10 मीटर थिक ऑफ द फील्ड 10 एक लेयर 10 मीटर थिक इन द फील्ड टेक 400 days to attain a 50% consolidation with the condition of double drainage. ठीक है, if the same layer clay is under drained by a hard rock when the time taken to 50% consolidation, 50% consolidation पूछ रहा है, इस कैसे निकलेगा बताइए? हम लोग क्या जानते हैं, सी बी इजकल टू टी वी इंटू टी, एक मिनट, टी वी इजकल टू होता है सी वी इंटू टी बाई डी स्क्वायर, होता है ना। तो हम लोग जानते हैं कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी का स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से T1 T2 इजकल टू D1 D2 का होल स्क्वायर। ठीक है, T1 आपका टाइम हो गया, T1 कितना टाइम है 400 डे, यहाँ तक 400 आएगा। T2 आपको निकालना है, यहाँ आपका D1 कितना है, देखिए दिया हुआ है ना 5%, 5 दिया हुआ है, कितना है, डबल ड्रेनेज है ना, डबल ड्रेनेज के इसमें 5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब इसको आप मतलब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका टी कितना आएगा, टी इजकल टू 1600 डेज आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, is suitable for a fine grained soil, K is less than 10 से 5 mm per second, for which probability test cannot be easily conducted in the laboratory test। बताइए कौन सा टेस्ट है जो K का वैल्यू दिया हुआ कि K का वैल्यू इतना है 5 से 10 mm पर सेकेंड है, तो इसमें से प्रोबेबिलिटी का टेस्ट कौन है जो इजीली हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, कंडक्ट नहीं करते हैं इन लेबोरेटरी में? ये तो आपका एलन हेजन फॉर्मूला आपका लेबोरेटरी टेस्ट है, ये दोनों आपका लेबोरेटरी टेस्ट है, ये आपका लेबोरेटरी टेस्ट है, लेकिन ये जो आपका है कंसोलिडेशन टेस्ट डेटा, ये आपका लेबोरेटरी टेस्ट नहीं है, लेबोरेटरी टेस्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फ्लोइंग प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई द वन दैट आर वेरिएट विथ वेरिएशन इन इफेक्टिव स्ट्रेस। बताइए, कंप्रेसिबिलिटी, शियर स्ट्रेंथ, प्रोबेबिलिटी, तीनों है। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इफ द वेरिएड विद वेरिएशन इन इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस किसमें देखा जाता है, आपका कंप्रेसिबिलिटी में भी आपको आता है, शियर स्ट्रेंथ में भी होता है और प्रोबेबिलिटी में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कितना होगा, इन ए रोल फिलेट अर्थन डैम द हॉरिजॉन्टल कोएफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी K1, वर्टिकल कोएफिशिएंट प्रोबेबिलिटी K है, तो सेटिस्फाई द इक्वेशन। हम लोग क्या जानते हैं, K वर्टिकल K हॉरिजॉन्टल इज ऑलवेज ग्रेटर देन K वर्टिकल। ये आपका याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हम लोग तो अब इसका एक फॉर्मूला भी जानते हैं जो कि एग्जाम में पूछता है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है आपको, चाहे वर्टिकल का आप ले लें चाहे हॉरिजॉन्टल ले लें। फर्स्ट हम लोग देखते हैं वर्टिकल का। ठीक है, वर्टिकल का फॉर्मूला क्या होता है, H1 प्लस H2 प्लस H3 डिवाइडेड बाई H1 K1 H2 K2 प्लस H3 K3।
इसी तरह के एच का फॉर्मूला क्या होगा, K1H1 प्लस K2H2 डिवाइडेड बाई H1 प्लस H2 प्लस इसी तरह सम जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला आप याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन अ ग्राउंड वाटर फ्लो द वेलोसिटी विथ विच ट्रैकर वुड मूव इन, बताइए वेलोसिटी जो मूव करता है वो हम लोग ट्रैकर क्या मूव करते हैं, बताइए। इन ग्राउंड वाटर फ्लो द वेलोसिटी विच ए ट्रैकर वुड मूव इन के टर्म्स ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, के टर्म्स ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, सेन रेन आर यूजिंग कंसंट्रेटर, ये तो हम लोग पीछे कर चुके हैं। इसका ऑप्शन क्या था, एक्सीलरेटेड कंडीशन, हम लोग पढ़े थे कंसोलिडेशन टेस्ट में। ठीक है, द वाटर फॉर्मेशन दैट आर इम्प्रूवेबल एंड कंटेन वाटर बट नॉट कैपेबल ट्रांसफॉर्मिंग द सिग्निफिकेंट क्वांटिटी आर कॉल्ड, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा ये। द वाटर फॉर्मेशन दैट आर इम्प्रूवेबल, ठीक है, एंड कंटेन वाटर बट नॉट कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग ए सिग्निफिकेंट क्वांटिटी आर कॉल्ड, हम लोग क्या हम लोग जानते हैं, एक्वाक्लूड। एक्वाक्लूड में क्या होता है, एक्वाक्लूड क्या होता है पहले बताइए। एक्वाक्लूड मतलब क्ले, एक्वाक्लूड मतलब क्ले। ठीक है, एक्वाक्लूड मतलब क्ले होगा। ठीक है, देखिए एक्वाक्लूड होता है, एक्वाक्लूड मतलब क्ले में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, उसमें क्ले में हम लोग जानते हैं कि इसमें पहली बात की पोरस होता है। ठीक है, क्या रे, तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे कि एक्वाक्लूड क्या होता है। एक्वाक्लूड हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले क्ले होता है। क्ले में क्या होता है, क्ले पहली बात की पोरस होता है। ठीक है, पोरस होने के साथ साथ ये पहली बात कि हम लोग वहाँ से वाटर को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वाटर वहाँ से कुछ निकलता है। ठीक है, वाटर वहाँ से कुछ निकलता है और वाटर निकालने में बहुत डिफिकल्टी होती है, बहुत परेशानी होती है, जिसके कारण उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्ले बोलते हैं। और क्ले किसका एग्जाम्पल है आपका, एक्वाक्लूड का। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोला कि बट नॉट केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग ए सिग्निफिकेंट क्वांटिटी। ठीक है, सिग्निफिकेंट ट्रांसमिटिंग क्वांटिटी मतलब सारा, मतलब कुछ क्वांटिटी में वाटर वहाँ से हम लोग नहीं एब्स्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वाक्लूड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें देखिए एक और आपका इसमें से नेक्स्ट आपका दिया हुआ क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है मोहर सर्कल से रिलेटेड है। क्या है, द मोहर्स कूलम्ब थ्योरी रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, बताइए ये कौन सा इक्वेशन आपको मोहर्स कूलम्ब थ्योरी का आपको लगता है। तो हम लोग जो मोहर्स कूलम्ब थ्योरी फेल्योर थ्योरी पढ़े थे ना आप लोग, तो उसका इसमें कौन सा इक्वेशन है, ऑप्शन नंबर, बताइए। देखिए यहाँ थोड़ा सा ये गलत है, सी प्लस सिग्मा, यहाँ हो गया कितना, सी प्लस सिग्मा एफ 10 फाइव होगा, 10 फाइव छुटा हुआ था, यही आंसर होगा इसका। ये तो होगा नहीं, ये तो स्क्वायर बोल रहा है, ये तो माइनस में हो गया, प्लस यहाँ 2 होगा ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कि ड्यूरिंग अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट द सॉइल सैंपल filled at 150 न्यूटन, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉइल सैंपल वाज कितना है, 2000 mm²। द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल विल बी, बताइए। शेयर स्ट्रेंथ निकालने का है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आने का प्रोबेबल चांसेस रहता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लोड कितना दिया हुआ है। लोड जो आपको कितना है, 150 न्यूटन दिया हुआ है। एरिया कितना है, 2000 mm²। इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, 2000 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिए एरिया को। ठीक है, अब एक्सियल स्ट्रेस
एक्सियल स्ट्रेस ऑफ द सॉइल जो होगा कितना होगा, 150 डिवाइडेड बाई 2000 गुना 10⁻�6। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 75 किलो न्यूटन, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। हमको शियर स्ट्रेंथ निकालना है, शियर स्ट्रेंथ निकालना है ना, हमको क्या निकालना है, शियर स्ट्रेंथ। कितना लोग यहीं पे आंसर मार के आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन ये नहीं देख रहे कि इसमें क्या पूछ रहा है, शियर स्ट्रेंथ पूछ रहा है। तो शियर स्ट्रेंथ जो आपका होगा कितना होगा, 0.5 इंटू 75, ठीक है। 0.5 क्या होगा, शियर स्ट्रेंथ हम लोग जानते हैं कि शियर स्ट्रेंथ जो होता है कितना होता है, 0.5 टाइम्स हाफ टाइम्स ऑफ अनकम्बाइंड, हम लोग जानते हैं ना, शियर स्ट्रेंथ QU/2 होता है, ठीक है। तो इसी को हाफ बोल रहा है, तो हाफ इट मीन्स क्या, हम लोग इसके यहाँ पर इसको ऐसे कर दिए कि 0.5, इसका मतलब हाफ ही ना हुआ, 1/2 मतलब हाफ, तो हम लोग 0.5 इंटू अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। अब जब इसको हम लोग 0.5 यहाँ है, हम लोग 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका कितना कितना आंसर आएगा, 337.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लैम स्टेबलाइजेशन वेरी इफेक्टिव, ये तो हम लोग पढ़े थे ही। क्या पढ़ते हम लोग, लैम स्टेबलाइजेशन इज वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग ऑफ नॉन प्लास्टिक लेस ऑयल, ये सॉरी ये बी नहीं, ये रॉन्ग है, प्लास्टिक लेस ऑयल का यूज होता है लैम स्टेबलाइजेशन में। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। ठीक है।